बताना चाहे हुआ क्या था उस रात? 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया? हम सब को बार बार ये बोला गया, कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया और पूरी टीम ही जिताती है। एक ही तस्वीर दिखाई जाती है 1983 की कि कपिल देव जी वो ट्रॉफी उठा रहे हैं। मोहिंदर अमरनाथ जी की भी दिखा दीजिए। पाकिस्तान की टीम आपको बहुत मिस करती है, वो कहती है कि अब गौतम गंभीर नहीं खेलते हैं हमारे साथ। ऐसा 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 क्यों है? ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने, उनको रोना पड़ रहा है? देखिए, करप्ट लोगों की जगह सिर्फ जेल में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। कुछ लोगों को खेल में दिलचस्पी होती है, कुछ लोगों को सियासत पसंद होती है और कुछ लोगों को यूथ आइकन्स में इंटरेस्ट होता है। तो आज हमारे साथ इस बेहद खास कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाय नेचर तो ये काफी गंभीर है, लेकिन बात जब एग्रेशन दिखाने की आती है तो बल्ले से लेकर जुबान तक विरोधियों का इनके सामने टिकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनकी पर्सनालिटी का एक और पहलू है और वो है जन सेवा, यानी सोशल सर्विस। कोरोना के दौर में इन्होंने लोगों की काफी मदद की। तो आइए मिलते हैं T20 वर्ल्ड कप 2007, वर्ल्ड कप 2011 जीतने वाली भारतीय टीम के शानदार सदस्य, केकेआर को 2 बार आईपीएल विजेता बनाने वाले पूर्वी दिल्ली के सांसद, अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री गौतम गंभीर से अभिनंदन आपका। गौतम जी, आपका अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। तो गौतम गंभीर हमारे साथ हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले संवाद पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनकी शख्सियत से जुड़ी कुछ अहम पहलू देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। एक ऐसा शख्स जो खुद तो कम बोलता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का शोर हर तरफ सुनाई देता है। पिच चाहे क्रिकेट की हो या सियासत की। गंभीर की पारी जोरदार होती है और उसकी गवाह 2011 वर्ल्ड कप की यह तस्वीर देती है। कहा जाता है कि अगर गंभीर न होते तो शायद 2011 वर्ल्ड कप भी भारत के नाम नहीं होता। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 2 बार खिताब पर कब्जा किया है और ये दोनों खिताब गौतम गंभीर की कप्तानी में हासिल हुए। लेकिन शांत से दिखते गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ गजब का एग्रेशन दिखाते रहे हैं, फिर चाहे ये बल्ले से हो या जुबान से। जब जब पाकिस्तान से मैच होता था, हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते थे कि गौतम आप संभाल लो। क्रिकेट की पिच के बाद अब सियासत की पिच पर भी गौतम गंभीर का एग्रेशन देख लीजिए। वो जो आम आदमी पार्टी के लिबास में तुगलक बन के दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के पूरी दिल्ली और देश की जनता को ठग रहे। और जब कोरोना का दौर आया तो लोगों की सेवा में इन्होंने जी जान लगा दी और सेवा का ये भाव लगातार जारी है। मात्र 1 रुपए में लोगों को भरपेट खाना देने के लिए गौतम गंभीर ने जन रसोई की शुरुआत की। लेकिन आज इस शो में हम गौतम गंभीर का वो सच दिखाएंगे जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा। तो अगले 1 घंटे में गौतम गंभीर के साथ देखिए ये सुपर स्पेशल शो। तो सियासी पिच पर गौतम गंभीर की पारी। गौतम गंभीर साहब, आपका अभिनंदन है। और मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं तो पहला सवाल आपसे यह मैं पूछता हूं, 15 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आपका करियर है और दिसंबर 2018 में आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी। तो आपकी नजर में बेहतर क्या है, पॉलिटिक्स या क्रिकेट? आपने पहले ही बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। मुगली डाल दी है। देखिए, मैं
कहीं ना कहीं प्रोफेशन से तो क्रिकेटर हूँ, क्योंकि मैंने क्रिकेट में ज़्यादा लंबा समय बिताया, लेकिन कहीं ना अगर दिल से अगर आप पूछें, पॉलिटिक्स मैंने इसलिए ज्वाइन करी थी, और ये मैंने पहले भी बोला है, बहुत ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करी। देखिए, मैं ना कोई सोशल मीडिया का सेंसेशन नहीं बनना चाहता था। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो लोग सिर्फ कमरे में बैठ के उसके बारे में ट्वीट करते हैं। लेकिन अगर आप में दम है कि ज़मीन पे उतर के जिस तरीके से आप देश को देखना चाहते हैं, उस तरीके से आप ज़मीन पे उतर के अगर देश को आगे लेके जाने की आप में हिम्मत है, तो वो एक कारण था कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी। क्योंकि जो मेरा भाव देश के प्रति है वो मैं दिखाना चाहता था लोगों को, और मैं काम करके दिखाना चाहता था। ऐसे नहीं कि एसी कमरे में बैठ के या फिर कोई ट्वीट करके या अपने फॉलोअर्स बढ़ा के। ये आपने एक दिलचस्प बात बोली, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो दिल्ली का तापमान तो बहुत बढ़ा हुआ है, और उसका असर हमें राजनीति में भी दिख रहा है, पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है। आपने एक अभियान शुरू किया है, झूठा कहीं का अभियान छेड़ दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्यों? देखिए, मेरे को 4 साल हुए हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन वादे जो 8 साल पहले दिल्ली की जनता के साथ किए गए थे, वो वादे मैंने नहीं किए थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किए थे। वो और ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कुछ छुपा नहीं है कि 100 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दिल्ली को, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, पता नहीं क्या क्या वादे किए गए थे। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन में क्रांति आई है, तो फिर आंकड़े क्यों नहीं देते? आप ये बताइए, आपने पिछले 8 साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले हैं? जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। एक सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वैसे तो आप बड़े शांत रहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी का नाम आते ही आप गुस्सा आ जाता है आपको। क्योंकि दिल्ली मेरे दिल में बसती है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी, मैं दिल्ली के लिए खेला। जितना मैंने नाम कमाया, चाहे वो अच्छा कमाया, बुरा कमाया, जो भी मैंने देश के लिए किया, वो दिल्ली की बदौलत किया। और कहीं ना कहीं मुझे याद है, जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ रहे थे, और ये शायद बहुत बार आम आदमी पार्टी इसको बोलेगी भी और चलाएगी भी, कि मेरी मदर ने भी उनको वोट दिया था। मेरी मदर को भी ये लगता था कि शायद एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जो प्रॉमिस किए वो फुलफिल करेंगे। तो अब आपकी मदर क्या कहती हैं? जो दिल्ली की जनता कहती है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, वो आप भी उस तस्वीर में मौजूद हैं, दिल्ली के एलजी भी मौजूद हैं, वो तस्वीर स्क्रीन पे आएगी, वो तस्वीर को प्ले कर लेते हैं। ये तस्वीर आ रही है, अब आप देखिए इस तस्वीर में क्या हो रहा है। आप पीछे खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और एलजी साहब खड़े हैं। एलजी साहब उनको हाथ से पीछे कर रहे हैं, और इसी कार्यक्रम में आप भी दिख रहे हैं व्हाइट शर्ट में। ये जो क्रेडिट वॉर है ना, ये इस देश को आगे लेके कहीं नहीं जाएगी, ना दिल्ली को आगे लेके जाएगी कि मैंने बनाया है, आपने बनाया है, किसने बनाया है। क्रेडिट का मतलब, आपने एक चीज़ बना दी ना, तो लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप अपने मुंह खोल खोल के उसकी तारीफ करेंगे, देखिए जी हमने बनाया है, 450 करोड़ की यूनिवर्सिटी आपने 40 करोड़ रुपए दिए और आपने बनाया है। जब कभी ऐसी चीज़ हुई है तो ये अंत बहुत पास है इस चीज़ का। आप कह रहे हैं अंत बहुत पास है, लेकिन केजरीवाल भावुक भी हो गए थे मनीष सिसोदिया को याद करके। वो तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ, वो काफ़ी रोए, मतलब इमोशनल हो गए, और उन्होंने बोला कि मुझे आज मनीष सिसोदिया की याद आ रही है। ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया है कि वो भावुक हो गए हैं? वो क्लिप देख लेते हैं, ऑडियो प्ले करिए जरा इसका। जी, हल्का एम्बियंस हम सुन सकते हैं जिसमें केजरीवाल की आंखों में आंसू है। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने, उनको रोना पड़ रहा है? काश ये इसी तरीके से रोते जब इन्होंने मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगाई थी, जब मैं अपना इलेक्शन कैंपेन में, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था। अरे बीजेपी ने क्या ऐसा कर दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको रोना पड़ रहा है? देखिए, करप्ट लोगों की जगह सिर्फ जेल में, और वो कोई भी हो, और वो किसी भी पार्टी का हो। एक्साइज पॉलिसी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दिल्ली की जनता भी जानती है। ओपन एंड शट केस है। जब पैसा कमाया है, गलत तरीके से पैसा कमाया है, तो फिर जगह आपकी सिर्फ तिहाड़ जेल में ही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में 45 करोड़ रुपए खर्च करे, और फिर कहा गया कि ये सब बीजेपी जो है ये मैन्युफैक्चर्ड आरोप लगा रही है। क्या कहना चाहते हैं, सच्चाई आप ही बता दीजिए। देखिए, चाहे वो 45 करोड़ रुपए हो या 4.5 करोड़ रुपए हो, सवाल, अजय माकन तो कहते हैं 171 करोड़ लगाए हैं, चाहे 1 करोड़ रुपए लगाए हो जी, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल वक्त का है, टाइमिंग का है। जिस वक्त दिल्ली की जनता कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से घर घर भटक रही थी, उस वक्त पे अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत या फिर इमोशन है दिल्ली के प्रति और इस देश के प्रति, तो आप ये कह सकते थे ये जो रेनोवेशन है ये आप 4 साल बाद भी कर सकते हैं। अभी जो पैसा लग रहा है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो सकता है पीडब्ल्यूडी वगैरह ने जबरदस्ती कर दिया हो। कोई चीज़ ज़बरदस्ती होती है? मेरे घर में कोई ज़बरदस्ती घुस के रेनोवेशन तो करा नहीं सकता। मेरे बंगले में तो आज तक कोई रेनोवेशन नहीं हुई।
आप जाके देख सकते हैं मेरे बंगले में कि किस तरीके की रेनोवेशन हुई है। आप खुद अपनी आंखों से वैसे देख आप तो देश विदेश घूमे हैं, कभी 8 लाख का पर्दा देखा है आपने? मतलब मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे भी रुके होंगे, मतलब कभी देखा 8 लाख का देखिए, अगर पर्दा, खुल जा सिम टाइप का दरवाजा? देखिए, ये अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते थे, आम आदमी कहते थे अपने आप को। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जब राजनीति में आए थे तो इन्होंने ये भी वादे किए थे कि ना हम घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे। ये वही लोग हैं। सच्चाई है कि दिल्ली उनके लिए सिर्फ एक मिल्किंग काऊ की तरह है। पहले ये तो अब नेतागिरी की बात थी, अब थोड़ी क्रिकेटगिरी की बात कर लेते हैं। आप आईपीएल की लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर हैं। क्या आप मानते हैं कि आईपीएल ने क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर को दोनों को बदला है? जी हाँ, बिल्कुल। एक क्रिकेटर का टेन्योर सिर्फ 35 या 36 साल तक का ही होता है। हम बॉलीवुड की तरह या फिर पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है जो 80-80, 90-90 साल तक काम करते हैं, जो 60 साल, 70-70 साल तक एक्टिंग करते हैं। 35 साल की उम्र में सिर्फ 15 ही लोग इंडिया के लिए खेलते हैं। बाकी लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे खेलते हैं क्रिकेट। तो उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको भी अपना घर परिवार, माँ बाप को देखना है। आईपीएल ने वो प्लेटफॉर्म, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन बच्चों को दी है। थ्योरी होती है कि इंडिया की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है जब 2 महीने आईपीएल खेलते हैं, उसका असर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो उस क्रिटिकल अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? उस क्रिटिकल अप्रोच को शायद ये बहुत लोग नहीं बोलेंगे और मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यही सच्चाई है और ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए। जी, हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। बाकी देशों में, चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में टीम बड़ी है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं है। और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना इंडियन क्रिकेट के, ब्रॉडकास्टर से लेके, मीडिया से लेके, सबसे लेके, अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक पीआर एजेंसी बन के रह गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स नहीं हैं ये। अगर आपकी परफॉर्मेंस को आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो हमेशा आप अंडररेटेड ही रहेंगे और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और तभी हम आगे जाके बहुत लंबे समय से अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। जो मच अवेटेड सवाल है मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर के अंदर, लेकिन आपकी अब मैं एक जो ये अगला सेगमेंट है उसमें मैं आपको 6 खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाऊंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा, वो 2 सेट में आएगी, कि आपको इनमें से कौन लगता है जो इंडिया खेल सकता है। मुझे लगता है तिलक वर्मा के पास एबिलिटी है और तिलक वर्मा, मैं उनको जानता नहीं हूँ किस तरीके के इंडिविजुअल है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने आईपीएल में सुना है कि बहुत हार्ड वर्किंग है और जिस तरीके से उनमें काबिलियत है, अगर वो मेहनत करते रहेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपना सर ग्राउंडेड रखेंगे, अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, तो उनके पास एबिलिटी है कि वो आगे जाके इंडिया खेल सकते हैं। तो शुभमन गिल आने वाले दिनों में गौतम गंभीर बन सकते हैं? नहीं, आप शुभमन गिल को कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, उनको शुभमन गिल ही बनने की जरूरत जी। है। और मैं कभी भी ये नहीं मानता, ये सवाल पहले भी हमारे टाइम पे भी पूछा जाता था कि क्या ये अगले युवराज सिंह बन सकते हैं, क्या ये अगले जहीर खान बन सकते हैं। किसी को कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने आप को जो आप खुद हैं आप वही बन जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बढ़िया। चलिए अगली 3 तस्वीरें आ गई है। ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल। मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं, अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। और रिंकू सिंह की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, कुछ बताना चाहेंगे? इंस्पायरिंग है और उन्होंने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया, लेकिन वक्त दीजिए। एक सीजन में किसी को सिलेक्ट मत कीजिए, उनको जाके डोमेस्टिक सीजन में रन बनाने दीजिए, अगले सीजन में फिर आईपीएल में रन बनाने दीजिए और फिर उनको अगर आप देखते हैं कि वो उतना कंसिस्टेंटली बनाते हैं रन, तब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में सोचिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 2 महीने आईपीएल को इतना सीरियसली ले लेते हैं, जो भी अच्छा करता है इसको इंडिया खिला दो। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ आईपीएल में अच्छा नहीं किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 बनाए, 300 बनाए, वनडे क्रिकेट में 200 बनाए विजय हजारे में। तो ये जो आईपीएल में किया है ये सिर्फ आइसिंग ऑन द केक था, इसलिए यशस्वी जायसवाल को तीनों इनफैक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए मेरा अगला सवाल ये है कि एक तो ऑफिशियल ट्रोलिंग होती है, एक अनऑफिशियल ट्रोलिंग होती है। ऑफिशियल ट्रोलिंग मैं बोलता हूँ जिसमें हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग ट्रोल करते हैं किसी व्यक्ति को। हमने लेटेस्ट देखा नवीनुल हक को ट्रोल किया गया, उस हद तो तब हो गई जब शुभमन गिल की सिस्टर को ट्रोलर्स ने ट्रोल किया। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आगे आने वाले समय में अगर इस देश में जो सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का, डिप्रेशन का, वो है सोशल मीडिया।
अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया है, और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। वो चीज़ सच नहीं है जो खरीदी जा सके। आप ट्रोल्स खरीद सकते हैं, आप फॉलोअर्स खरीद सकते हैं, आप बॉट्स खरीद सकते हैं, तो जो चीज़ बिकाऊ होती है वो सच कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया पे अगर आप रहना चाहते हैं आप रहिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप सोशल मीडिया पे मत रहिए लेकिन सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का पार्ट मत बनाइए। मैं पैसे खर्च करके, बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा गया है अमीश जी, और ये बहुत वैलिड सवाल है, इसलिए शायद मैं थोड़ा वक्त लूँगा जी जी, कि आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे पैसे खर्च करते और लोगों को ट्रोल कराते या लोगों के लिए नैरेटिव क्रिएट करते। और शायद मैं बहुत लोगों से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता हूँ जो लोग इस तरीके से पैसे खर्च करते हैं ट्रोल करवाने के लिए या दूसरे की इमेज ख़राब करने के लिए, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी सच पे जीने का प्रॉमिस किया। हम 5,000 लोगों को रोज़ अगर 1 रुपये में खाना खिलाते हैं तो उसकी कॉस्ट है। अगर मैं वो 5,000 लोगों का खाना बंद करके वही पैसा सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रोल या अपनी इमेज बेहतर करने के लिए लगा दूँ तो शायद आज मैं भी उसी तरीके का ब्रांड होता। लेकिन मेरे लिए वो 5,000 लोग जो भूखे हैं उनका पेट भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटी बच्ची हैं। कल जब वो बड़ी होंगी तो उनको ये बोला जाएगा, अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके फादर किस तरीके के व्यक्ति थे, तो उनको खड़ा होकर ये बोलने में हिम्मत होनी चाहिए कि वो रोज़ 5,000 लोगों को खाना खिलाते थे, 5,000 लोगों को ट्रोल नहीं कराते थे। ये आपने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप ट्रोल मत कराइए, लोगों को खाना खिला दीजिए। लेकिन एक समस्या बड़ी है और इन सबकी भी होगी, और जो व्यूअर्स हैं हमारे उस पार टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो करोड़ों दर्शक न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको देखेंगे, उनकी भी होगी ये समस्या कि आजकल रील का ज़माना है। हर आदमी वो 40-50 सेकंड में सब कुछ कर लेना चाहता है। वो 40-50 सेकंड में गौतम गंभीर बनना चाहता है, वो 40-50 सेकंड में अक्षय कुमार बनना चाहता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? जी, आप बहुत गलत व्यक्ति से सवाल पूछे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई रील नहीं बनाई। कभी रील नहीं बनाई आपने? आप जाके देख सकते हैं। हो सकता है कोई डिमांड करते हैं रील बनाने की। आप जाके देख सकते हैं जो भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से कि अगर मैंने एक भी रील बनाई हो, मुझे रील बनानी आती ही नहीं है। जेन्युइनली आप देख सकते हैं। डांस करना आता है आपको? वैसे ना मैंने आज तक डांस किया। वैसे घर पे तो करा होगा, मतलब इनफैक्ट मेरी बेटियां मुझसे बोलती हैं कि आप डांस कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने ना डांस किया ना रील बनाई। आप देख लो, मतलब जो भी मेरा अकाउंट होगा, आप जाके इंस्टाग्राम पे या जहां पर भी तो जो रील बनाते हैं उनके लिए क्या करते हैं? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो यंग है, हम तो कई स्टार्स को देखते हैं, कई क्रिकेटर्स को देखते हैं जो रील से ही अपना जीवन चला रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे बोला था, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिए। आप सोशल मीडिया पे रहिए, आप मेरी बात मत सुनिए कि मैं क्या चाहता हूँ। आप किस तरीके से सोशल मीडिया को देखते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज़ की बहुत बुरी है। चाहे वो एडिक्शन किसी भी चीज़ की, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। एडिक्शन का मतलब है कि आपने अपने आप को दूसरे पे को सरेंडर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप एडिक्ट मत होइए किसी भी चीज़ से। जी, चलिए अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूं जो शायद आपसे कई बार ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया होगा, लेकिन पहली बार ये ऑन रिकॉर्ड मैं पूछ रहा हूं आपसे। 1 मई की रात, जगह थी लखनऊ का इकाना स्टेडियम, IPL मैच था, लखनऊ सुपर जायंट्स और RCB का। उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रहेगी? देखिए, मेरी क्रिकेट फील्ड में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या आर्ग्यूमेंट को क्रिकेट फील्ड तक ही सीमित रखा है। 2 लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और वो क्रिकेट फील्ड तक ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, बहुत लोगों ने TRP के लिए बहुत चीज़ें डिमांड भी करी कि आप इंटरव्यू कर लीजिए, आप क्लैरिफाई कर लीजिए। जो चीज़ 2 व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो क्रिकेट के फील्ड में हुई है, मैदान के बीच में हुई है, ऑफ द फील्ड नहीं हुई। शायद अगर ऑफ द फील्ड हुई होती या बाहर हुई होती तो उसको आप लड़ाई कहते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट 2 व्यक्ति अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टिवली जीतना चाहते हैं और दोनों के पास राइट है जीतने का। लेकिन अगर आप बताना चाहें हुआ क्या था उस रात? देखिए, मैं सिर्फ इसको इतना एलाबोरेट करूँगा और इससे ज़्यादा नहीं करूँगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था। अगर मुझे लगता था कि नवीन उल हक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना, और वो मैं आखिरी दम तक खड़ा होऊंगा, चाहे वो नवीन उल हक हो, चाहे यहाँ पर आप में से कोई भी होगा। अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, और यही मुझे सिखाया गया है और ये मैं हमेशा करूँगा, और इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली कि नवीन उल हक को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था।
अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा होता। अगर मुझे लगता था कि वो ठीक थे तो मेरा पूरा फर्ज आपने एक बनता था। स्टैंड लिया। बिल्कुल, और मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से जीता हूँ और जीता रहूँगा। लेकिन आज के दौर में लोग स्टैंड लेने से डरते हैं, और मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी बहुत कुछ बोला। मैं डिटेलिंग पे नहीं आऊँगा, लेकिन विराट कोहली और गौतम गंभीर का रिश्ता क्या है, क्योंकि इस रिश्ते में हमने मिठास भी बहुत देखी है एक टाइम पर। आपने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया था विराट कोहली को। देखिए, ये सही बात है, शायद आपको पता हो, लेकिन विराट कोहली को अपना मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर ने दिया था। लोग कह रहे देखा हुआ है हमने। देखिए, मैं नॉर्मली अपने रिश्ते एक्सप्लेन नहीं करता। ये सवाल मुझसे ना MS धोनी के लिए भी पूछा जाता था कि आपका और MS धोनी का क्या रिश्ता है। जो रिश्ता मेरा MS धोनी का है वही रिश्ता मेरा और विराट कोहली का है। मेरे को मेरी लड़ाई विराट कोहली या MS धोनी या XYZ किसी खिलाड़ी से पर्सनल नहीं है। लड़ाई सिर्फ मैदान के बीच की है। वो भी जीतना चाहते हैं और मैं भी जीतना चाहता हूँ, और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए। जी, आप दोनों ही महान खिलाड़ी हैं और मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने बोला जो फील्ड पे हुआ मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन क्योंकि अब मैं फील्ड की बात नहीं करता, ऑफ फील्ड की बात करता हूं। एक बात बताइए, आप लोग वर्ल्ड कप खेलते थे, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मतलब वो नाम जो कि भारतीय क्रिकेट के मतलब बुलंद सितारे हैं, गौतम गंभीर, मतलब तो कभी खाने को लेकर कोई चर्चा होती थी? कि हमने सुना कि युवराज सिंह खाने का ऑर्डर अपने हिसाब से करते थे, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, मैं भी बहुत 2007 में ये वीरेंद्र सहवाग ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 1 महीने हम साउथ अफ्रीका थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, और शायद 1 महीने मैंने और सहवाग ने इकट्ठे लंच और डिनर किया था, और हमने एक ही ऑर्डर किया, सेम खाना। 1 महीना एक ही खाना? वो जब भी मैंने रूम सर्विस ऑर्डर किया, मैंने एक ही खाना ऑर्डर किया, कॉर्न पालक और दाल मखनी, दैट्स इट। ये मैंने 20 दिन सेम लंच और डिनर किए। 20 दिन। तो बोर नहीं होते थे आप खा? मैं नहीं बोर होता था, वो बोर हो जाते थे। तो वो बोलते नहीं थे कुछ और मंगवा दो भाई आज? बोलते थे, लेकिन वो क्योंकि मेरे को वो पसंद था इसलिए मैं मंगवाता था, क्योंकि वो मेरे रूम में ही आके खाते थे। अच्छा, इसके अलावा इरफान पठान भी हैं, युवराज सिंह भी है, तो ज्यादा खाने का शौकीन कौन था और घूमने का शौकीन कौन था, पार्टी का शौकीन कौन था? इरफान पठान बहुत खाने के शौकीन, अभी भी शौकीन है। इनफैक्ट अब ज़्यादा शौकीन होंगे, क्योंकि मैं उनके साथ कई बार कमेंट्री करता हूँ, तो वो कमेंट्री स्टूडियो में भी वो खाना मंगवाते हैं बाहर से, वो केक्स मंगवाते हैं, पेस्ट्री मंगवाते हैं। तो इरफान पठान को बहुत शौक है। मैंने सुना है वो एक दिन बिरयानी खा रहे थे और क्रिकेट मैच था, बॉलिंग करनी थी, शायद सचिन तेंदुलकर ने उनको काफी घूर के देखा कि इतना तुम कैसे खा रहे हो। नहीं, वो खा सकते थे और उसके बाद उसी तरीके से गेंदबाजी भी कर सकते थे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पार्टी का शौकीन कौन था, वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। देखिए, मैं नहीं था कौन, वो बताइए। युवराज सिंह था, हरभजन सिंह था, जहीर खान, बहुत खिलाड़ी। ऐसे नहीं है कि 1-2, बट युवराज सिंह की उस तरीके की पर्सनालिटी थी, लेकिन कमाल के खिलाड़ी भी थे। युवराज सिंह मुझे लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट के, फिर अगेन अंडररेटेड इसलिए कहूँगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उनकी तारीफ नहीं करी जितनी बाकियों की करी। शायद 2 वर्ल्ड कप अगर किसी ने जिताए हों वो युवराज सिंह थे। मुझे लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुए हैं तो वो युवराज सिंह हुए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और एक और बात, क्योंकि युवराज सिंह की बात चली है तो दूर तक जाएगी, और युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, लेकिन वो तब भी खेलते रहे थे, इसलिए युवराज सिंह के लिए तालियां इस मंच से बनती है, क्योंकि कैंसर होने के बाद वो व्यक्ति खेलता रहा। और मैंने युवराज सिंह के साथ खून की उल्टी आई अंडर 16 से लेके इंडिया तक खेला हूं। अंडर 16 वो पंजाब के लिए खेलते थे, मैं दिल्ली के लिए खेलता था, वो अंडर 19 इकट्ठे खेले, फिर रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट खेले। मैंने उससे ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी आज तक, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आज तक अभी तक हिंदुस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा। बहुत अनफॉर्चुनेट थे कि वो 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि वो उस एरा में खेला था जब वीरेंद्र सहवाग, मैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली थे और MS धोनी थे उस टेस्ट टीम में। युवराज सिंह को मिडिल ऑर्डर में उतनी जगह मिली नहीं तो युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी थे कि शायद कितने ही रिकॉर्ड वो तोड़ते वो खुद नहीं जानते। और आपने जहाँ तक सवाल किया, मैंने वो देखा था किस तरीके से वो सफ़र कर रहे थे 2011 में, उसके बावजूद जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है
वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन मेरा मानना ये था कि हमारे को अगर वर्ल्ड कप तक फाइनल तक अगर कोई लेके आया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, तो युवराज सिंह दोनों टूर्नामेंट में शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट है कि हम बात करते हैं जब 2007 वर्ल्ड कप की तो किस युवराज सिंह का नाम नहीं लेते, हम 2011 की बात करते हैं वर्ल्ड कप की तो हम युवराज सिंह का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का खेल, मार्केटिंग, PR और सिर्फ एक इंडिविजुअल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना। तो अंडररेटेड कोई नहीं होता, अंडररेटेड सिर्फ PR किसको और बड़ा marketing। दिखाने का प्रयास होता है? ये आपको भी पता है कि आपको पता ही है कि 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया। हम सब को बार बार ये बोला गया, कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया और पूरी टीम ही जिताती है। कोई बड़ा टूर्नामेंट एक व्यक्ति नहीं जिता पाता। अगर जिता पाता तो आज भारत शायद 5 या 10 वर्ल्ड कप जीत चुका होता। एक बात तो ये भी कही जाती है, मैं आऊंगा इस विषय पर, कि 1983 में जो हम वर्ल्ड कप जीते उसमें कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ का बहुत बड़ा कितने रोल। लोग बात करते हैं मोहिंदर अमरनाथ की, आप बताइए। नहीं, पर हम सब जानते हैं, आप हमने जानते पढ़ा हैं, है। इनमें से एक भी व्यक्ति से पूछिए कि मोहिंदर अमरनाथ की आपने कितनी बार तस्वीर देखी है, मोहिंदर अमरनाथ जी की क्या परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप फाइनल में। आपने सिर्फ कोई कुछ कहना चाहेगा? ट्रॉफी उठाते हुए देखा है ना कपिल देव जी को, जी, और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे। आप में से किसी को पता है कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे? ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई जाती है 1983 की कि कपिल देव जी वो ट्रॉफी उठा रहे हैं। मोहिंदर अमरनाथ जी की भी दिखा दीजिए, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। नहीं, आज इस माध्यम से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव की। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, 1983 में कपिल देव और मोहिंदर नाथ थे, तो 2011 में सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर थे और युवराज सिंह थे। नहीं, सब ये थे। लोग थे, सब थे। एक सवाल मेरे दिल से है, और ये सवाल इसलिए है कि मुझे लगा ये सवाल आपसे पूछना चाहिए, और वो सवाल है कि आजकल कुछ क्रिकेटर्स विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं। इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं, इसमें आपके साथ खेले हुए खिलाड़ी भी हैं। क्यों ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ 2 वर्ड कहना आप कह चाहूंगा। रहे हैं डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। यस, क्यों? डिस्गस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की ऐड करेगा। और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। कोई भी हो, आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, आप अपने कामों से पहचाने जाते हैं। करोड़ों युवाओं को देख रहे होंगे, और पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किसी पान मसाले की ऐड करेंगे। बहुत और तरीके हैं पैसा कमाने के, और शायद अगर थोड़ा पैसा छोड़ना भी पड़े, क्योंकि आप बहुत युवाओं के रोल मॉडल हैं, तो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और मैं अपने आप को कोई उस शैली में नहीं लेके जाना चाहता। 2018 में जब मैंने स्टेप डाउन किया था दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी से, तो मैंने 3 करोड़ रुपए छोड़े थे, और वो 3 करोड़ रुपए मैं ले सकता था, लेकिन मैंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ, आई शुड ओनली गेट व्हाट आई डिजर्व, नॉट व्हाट आई वांट। आप पान मसाला की ऐड कर रहे हैं। अमीश जी आप बताइए, अक्षय कुमार ने ऐड करी, फिल्म स्टार ऐड करते हैं तो हम इतना उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज करते हैं। अपोलोजाइज किया था उसे। जी, किसकी अपॉलॉजी आई अभी तक? शायद ये सुनने के बाद आए। किसने इस बारे में बात करी? आप बताइए, आप इतना बड़ा न्यूज़ चैनल लगाते हैं, बताइए एक खिलाड़ी ने बात करी? और आप क्यों नहीं बात और आप करते लोग, आप देशभक्ति की बात करते हैं, आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, आप इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, आप देश को महान बोलते हैं। आप भी तो करोड़ों लाखों बच्चों की रोल मॉडल हैं। क्या सीख रहे होंगे वो बच्चे? कल अगर 21 साल का बच्चा या 22 साल का बच्चा या फिर कोई युवा खिलाड़ी पान मसाले की ऐड करने लग जाए, क्या किसी में दम होगा उसको मना करने का? वो भी तो कल उठ के ये कह सकता है कि आप भी तो करते थे, आपने भी तो, दो लेजेंड्स कर रहे हैं, आपने भी तो करा था। तो आप क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं? छोड़ने की हिम्मत। तो आपके तो दोस्त हैं, फोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्यों करा आपने। देखिए, वो बहुत पर्सनल है, वो बहुत पर्सनल डिसीजन है। और एक व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है छोड़ने की हिम्मत। क्या आप में वो शक्ति है कि आप कोई चीज़ छोड़ सकें? लेना तो सब कुछ, हर चीज़ चाहता है, शायद मैं भी चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोड़ने की हिम्मत रखें। सचिन तेंदुलकर जी ने बोला ना कि उनको कितने
20 करोड़ या 30 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी गुटखे की या फिर कभी भी पान मसाले की आड़ नहीं करूंगा। 20 करोड़ रुपए छोड़े ना, तभी वो रोल मॉडल हैं, और वो रोल ऐसे ही रोल मॉडल्स चाहिए। वाकई ये जो विषय है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने और आपने बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई और मीडिया ने कभी भी इस बारे में किसी से कोई सवाल पूछा होगा। नहीं, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ये भारत में एक बड़े रोल मॉडल्स होते हैं। लोग नेताओं से ज्यादा, एक्टर से ज्यादा इन पे भरोसा करते हैं। और आप कभी मौका मिले आपको इंटरव्यू करने का तो आप उनसे भी ये सवाल बिल्कुल मैं पूछूंगा, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं जरूर सवाल पूछूंगा। और वो दोनों भी लेजेंड है और मुझे उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पर वो भी इसको सुनेंगे। लेकिन अगला सवाल जो मेरा वो है ये कि हम क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? व्हाट यू हैव टू नहीं होना, देखिए नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कोई भी इवेंट, और ये रियलिटी है। किसी तरीके का इवेंट, चाहे वो, आपने जैसे ही बोला उधर से भारत माता की जय के नारे आ गए, यही पब्लिक सेंटिमेंट है। और फिर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड कप और बायलैटरल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बायलैटरल दो देशों के बोर्ड डिसाइड करते हैं, और बहुत बार अभी जब भारत, अगर पाकिस्तान इंडिया आती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो फिर ये बोला जाएगा कि देखिए जी फिर से भारत खेलना शुरू हो गया। वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स आईसीसी कंट्रोल करता है, बायलैटरल सीरीज़ दो बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं। तो जहाँ बीसीसीआई का सवाल है, बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बायलैटरल टूर्नामेंट्स नहीं होंगे। आईसीसी इवेंट्स में बीसीसीआई का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता। तो जब ये सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे बोला जाता है ना कि देखिए फिर भारत ने खेलना शुरू कर दिया, या फिर एक व्यक्ति ने ये बोला था कि नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आईसीसी में किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये पीसीबी बार बार धमकी क्यों देता है? अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। उनकी मर्जी है। पीसीबी की हैसियत कैसी है वैसे? देखिए, मैं पीसीबी के बारे में नहीं जानता, और अल्टीमेटली अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे तो सिर्फ भारत ने नहीं बोला, इनफैक्ट श्रीलंका ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम भारत के साथ हैं। अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए राजी हैं। एक सवाल पाकिस्तान की टीम आपको बहुत मिस करती है। वो कहती है कि अब गौतम गंभीर नहीं खेलते हमारे साथ। ऐसा क्यों है? और भारत की टीम भी आपको मिस करती है। अभी इरफान पठान की हमने वो बाइट चलाई जिसमें उन्होंने बोला कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था हम तो गौतम गंभीर को खुला, ये झूठ है। मुझसे ज्यादा लड़ाई तो वो लड़ते थे, क्योंकि दिखाई मेरी लड़ाई जाती थी, क्योंकि टीआरपी ज्यादा मिलती थी। मुझसे ज्यादा लड़ाइयां तो इरफान पठान ने लड़ी हैं। अच्छा, आप बोलते क्या थे उनको, मतलब अगर बता ये सच, आप इरफान पठान को किसी दिन अच्छा, शो पे बुलाना। लड़ाई तो अफरीदी से हुई आपकी, शायद अफरीदी से हुई लड़ाई, लेकिन इरफान पठान की तो मुझे लगता है 5 या 6 खिलाड़ियों से हो रखी है लड़ाई, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती थी। मेरी लड़ाइयां दिखाई जाती है, वही फर्क है सिर्फ। अच्छा, एक बात, आपको मतलब बोला जाता था कि पाकिस्तान के मैच में आप एंग्री मैन बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनफैक्ट मेरी शेन वॉटसन से भी लड़ाई हुई है। नहीं, वो पता है मुझे, शेन वॉटसन से भी, और इनफैक्ट शेन वॉटसन की लड़ाई के बाद तो मैं मैन ऑफ द सीरीज मैंने खोई थी अपनी। मैन ऑफ द सीरीज कोई नाक पे रहता है आपकी? नहीं, ऐसा गुस्सा नाक पे नहीं रहता कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, और जीतने के बाद कभी मेरी ऑफ द फील्ड किसी से लड़ाई नहीं हुई। देखिए, शेन वॉटसन की लड़ाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी पाकिस्तान कहते हैं एक गंभीर काफी है पाकिस्तान, क्योंकि मीडिया को टीआरपी मिलती है ना उससे। अभी भी दुनिया के किसी कोने में भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर, 4 पोस्टर में जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंभीर काफी है। देखिए, मीडिया ऐसा बोलते क्या थे आप? ये आप लोग भी जानना चाहेंगे ना? ये मीडिया को टीआरपी मिलती है और कोई कारण नहीं है। ये सवाल क्या था ये तो बताइए। शाहिद अफरीदी के साथ आप इतना प्यार क्या दिखाते थे कि वो बाद में इतना, वो पूरे मैच में परफॉर्म ही नहीं कर पाते थे? ऐसा क्या बोलते थे? शाहिद अफरीदी ने ऐसा नहीं हमारे केस परफॉर्म नहीं किया, करा है, कई बार परफॉर्म किया। शाहिद अफरीदी ने फास्टेस्ट 100 बनाए। लकीली मैं उस टीम का पार्ट नहीं था, उसने कानपुर में भी 100 बनाया, मुझे याद है। लेकिन जब बड़े इवेंट्स होते हैं, और देखिए जब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते हैं, जो हाइप क्रिएट की जाती है, और पाकिस्तान के साथ खेलने में सिर्फ हाइप नहीं है, क्योंकि इतना आपका इमोशनल बैगेज है आपके साथ, चाहे वो पॉलिटिकल बैगेज हो, चाहे वो इमोशनल बैगेज हो, चाहे वो हिस्टोरिकल बैगेज हो।
चाहे वो पार्टीशन से लेके, क्योंकि ये चीज़ हमें भी सिखाई गई है, उनको भी सिखाई गई है कि जब पार्टीशन हुआ था, जब इन देश आज़ाद हुआ था, तब से लेके अभी तक जो न्यूज़ में हम देखते हैं। शाहिद अफरीदी और आपकी लड़ाई थी, शाहिद अफरीदी क्या कह रहे थे और आप क्या कह रहे थे? देखिए, वो बहुत ऐसी चीज़ें जो आप ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन शाहिद अफरीदी और मेरी कभी भी ऑफ द फील्ड लड़ाई नहीं हुई। ऑफ द फील्ड हम जब भी मिले तो बहुत म्यूचुअल, मतलब कुछ अच्छे शब्दों से लड़ाई हुई है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन तो मैं ये जान लेता हूँ, आपने भारत की तरफ से मतलब नहीं, मेरे से ज़्यादा और ज़्यादा लड़ाई और बेहतर तरीके से भारत के लिए बहुत और खिलाड़ी भी नहीं, खड़े पर हुए हैं। आपने जो बोला, अगर उसने बम फेंका तो फिर आपने आइटम बम फेंका, ये माने हम शब्दों वाला। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो तालियां गौतम गंभीर के लिए। अब मैं बॉलीवुड और क्रिकेट पर आता हूं। हमने बॉलीवुड और क्रिकेट की बड़ी जोड़ी देखी है, मंसूर अली खान, शर्मिला टैगोर, हरभजन सिंह, गीता बसरा, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, केएल राहुल आज के युग में, और अथिया शेट्टी। इसको आप कैसे मानते हैं, और क्या आपका झुकाव कभी बॉलीवुड के साथ नहीं रहा? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़ एक, देखिए ये बहुत पर्सनल, अल्टीमेटली बहुत पर्सनल डिसीजंस हैं। और देखिए, जिन भी लोगों का आपने नाम लिया, सब खुश रहने चाहिए। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि वो खुश रहें, और अगर वो खुश हैं उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो कभी आपका झुकाव नहीं रहा कभी बॉलीवुड से? कभी आप जाते हो आते हो कुछ? देखिए, ना मैं पार्टी करता हूँ जी, ना मैंने आज तक अल्कोहल टेस्ट करी, ना मैंने आज तक सिगरेट को छुआ, ना मैंने आज तक चाय पी, ना मैंने आज तक कॉफ़ी पी। चाय कॉफी भी नहीं पीते? आप पूछ सकते हैं किसी से। तो क्या पीते हैं फिर आप? पानी। पानी। और ये आप किसी भी खिलाड़ी से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने कभी, ना मैंने चाय टेस्ट करी ना कॉफ़ी। तो जब मेरे को कोई इस तरीके का कोई शौक ही नहीं था, तभी मैंने आपको बोला मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है, 2 बच्ची हैं, मेरी वाइफ, मेरे मदर फादर। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। रील आप बनाते नहीं, चाय आप पीते नहीं, कॉफी आप पीते नहीं, पार्टी आप करते नहीं, ये बहुत बोरिंग हूँ मैं। हाँ, बहुत बोरिंग हूँ। ये बहुत बोरिंग है। आप कह रहे हैं ये युवाओं को आप बोलेंगे कि एक हफ्ता ये रिजीम फॉलो करने भाग जाएंगे? मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं बहुत बोरिंग हूँ। जी, अब इनसे भी हम सवाल लेंगे, आपसे भी सवाल लेंगे, लेकिन दोबारा राजनीति पर आते हैं, पॉलिटिक्स पे आते हैं। इस देश में नई संसद बनी, आप भी वहां थे, मैं भी वहां था, लेकिन जो पॉलिटिक्स उसको लेके हुई और जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई, कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी तक अधिकतर ऑपोजिशन ने उसका बॉयकॉट किया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसके अलावा उनके पास किसी तरीके की कोई राजनीति रह नहीं गई है बॉयकॉट करने के अलावा। संसद बनाए, वो ऐसा तो है नहीं कि आप बॉयकॉट करें तो आप वहाँ पर जाके बैठेंगे नहीं जब सेशन होगा, आप वहाँ पर जाके आर्ग्यू भी करेंगे, आप वहाँ पर जाके एलिगेशंस भी लगाएंगे। जी, कोई चीज़ एक देश के लिए इतनी बड़ी चीज़ बन रही है, आप जाके वहाँ पर बैठिए, आप जाके वहाँ पर हिस्सा बनिए इतनी बड़ी सेलिब्रेशन का। अगर आप हर चीज़ को बॉयकॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं देश की जनता भी जानती है कि इस तरीके की नेगेटिव राजनीति के पास अब किसी के लिए ये वक्त लोग नहीं है। फूफा क्यों बन गए थे? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब वो पंजाबी फैमिली में होता है ना कि एक ब्याह होता है तो एक फूफा जरूर बन जाता है, तो ऐसा क्यों कर दे? मतलब क्यों, किस लिए? देखिए, मैंने आपसे जैसे बोला कि अब इस देश के पास वो वक्त नहीं है कि आप नेगेटिव राजनीति की तरफ देखना चाहेंगे। ये देश पिछले 8-9 साल में डेवलपमेंट की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ किया है। ये देश परिवारवाद से ऊपर उठ चुका है। ये देश को और नेगेटिविटी देखने की जरूरत नहीं है, ना सुनने की जरूरत है। आप बात कर रहे हैं, मैं 2024 की बात करता हूं। 2024 में मोदी वर्सेस ऑल होता हुआ हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सब शायद एक मंच पर आएंगे मोदी को हराने के लिए। और जब आप भी सांसद का अगला चुनाव लड़ेंगे तो आपके सामने भी हो सकता है कंबाइंड ऑपोजिशन आए। हाउ डू यू सी इट, मोदी वर्सेस ऑल? ब्रिंग इट ऑन। इससे बेहतर क्या चीज़ है? ब्रिंग इट ऑन। इससे ये पता चलता है कि सामने अगर झुंड है और आप अकेले खड़े हो तो वो लड़ाई लड़ने का मज़ा है ना। उस लड़ाई लड़ने का क्या मज़ा है जब आपके साथ 20 लोग खड़े हो और सामने वाला एक हो। जब सामने वाले 20 और आप अकेले खड़े हो तो वो लड़ाई में मज़ा है। अगर वो लड़ाई आप जीत सकते हो, उससे बेहतर लड़ाई ना पड़ जाए। कोई बात नहीं, पूरे दम से लड़ेंगे, सच्चाई के साथ लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, और जो काम किए 9 साल में उस तरीके से लड़ेंगे, और इसी को तो लड़ाई कहते हैं। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपके काम की तारीफ जनता हो या फिर क्रिटिक्स हो, वो भी करते हैं, पॉलिटिकल काम की तारीफ, लेकिन आप ही की पार्टी के एक विधायक हैं, वो आप पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी, सीबीआई से जांच कराई जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे काम की तारीफ क्रिटिक्स भी करते हैं और
मेरे काम की तारीफ, मेरे कामों को क्रिटिसाइज़ भी बहुत लोग करते हैं। मेरे पॉलिटिकल करियर को अभी तक बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया और आम आदमी पार्टी तो करेगी, लाजमी है, वो हर तरीके पर से। बीजेपी का विधायक क्यों कर रहा है? बीजेपी का विधायक कर रहा है क्योंकि वो बीजेपी के विधायक, मुझे नहीं पता क्या कारण है, क्योंकि वो ऐसे विधायक हैं, आप बिलीव करना कि हम 15 साल बाद नहीं 23 या 24 साल बाद वो सीट जीते थे और वहाँ पर मेरे फादर का पिछले 35 साल से ऑफिस था गांधीनगर। उससे पहले 15 साल वहाँ पर लवली जी विधायक रहे कांग्रेस से और मैंने 103 बुखार में रोड शो किया था, गली गली गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि जहाँ का मैं एमपी हूँ, मेरे फादर का वहाँ पर ऑफिस है पिछले 40 साल से, वहाँ पर हमारा विधायक होना चाहिए। और ये विधायक आम आदमी पार्टी से आए थे, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी में थे, आम आदमी पार्टी से ये इंपोर्ट किए गए थे। उसके बावजूद अगर आप अच्छे काम को रोकेंगे, अगर आप गृह मंत्री जी को लेटर लिखेंगे या फिर आप सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे, मुझे किसी कूड़े घर को अपने नाम करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है कि मैं बहुत सक्षम हूँ और कूड़े घर को मैं नाम नहीं, मैं कूड़े घर को बदलना चाहता था। वो विजन देना चाहते हैं हम दिल्ली को। 5 जो जन रसोई चल रही हैं, वो 5 जन रसोई में 4 जन रसोई कूड़े घर को बदल के वहाँ जन रसोई बनाई गई है। लाइब्रेरी, जो हम वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाना चाहते थे, वहाँ पर कूड़ा गिरता था। उनको परेशानी क्या है? देखिए, कई बार आपकी ऑपोजिशन सिर्फ आपकी ऑपोजिशन पार्टी नहीं होती, आपकी बड़ी ऑपोजिशन आपकी खुद की पार्टी भी होती है। तो आपने कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? देखिए, मैंने बहुत बार बोला, संगठन में भी बोला, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट को भी बोला, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और कारण यही है कि बीजेपी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं, कई बार बीजेपी के खुद के लोग हराते हैं। जिस दिन हम एकजुट होकर लड़ेंगे, जिस दिन हमारे को सत्ता का लालच नहीं होगा, जिस दिन हमारे को पोजीशन का लालच नहीं होगा, मेरा अभी भी मानना है कि बीजेपी से बेहतर पार्टी दिल्ली के लिए और कोई नहीं हो सकती। हम पिछले 25 साल से बाहर हैं। एमसीडी हारी, विधानसभा हारी, पूरी ताकत झोंकने के बाद हारी। सेंट्रल लीडरशिप पूरी ताकत लगा रही थी लेकिन फिर भी हार गई। और ऐसा लगता है दिल्ली बीजेपी का जीतने का ही मन नहीं है। और यहाँ पर मेरे को लगता है जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? जिम्मेदारी बिल्कुल लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोग टॉप पोजीशंस में बैठे थे दिल्ली बीजेपी में, उनको वो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ अकाउंटेबिलिटी होती है। आप इतने बड़े नेटवर्क को चलाते हैं, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है। जब नेटवर्क अगर अच्छा नहीं करेगा तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, अच्छा करेगा तो आपकी तारीफ होगी। क्रिकेट में भी यही होता है, अगर आप रन नहीं बनाते तो आप ड्रॉप होते, रन बनाते तो आपकी तारीफ होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी जहाँ पर चीज़ों को कारपेट के अंदर रखा जाएगा या बैक बर्नर पे रखा जाएगा। हमारे को एमसीडी का चुनाव जीतना चाहिए था, पीरियड। हमने एमसीडी का चुनाव नहीं जीता तो अकाउंटेबिलिटी, जो टॉप पोजीशंस पे लोग बैठे थे, उनको खड़ा होकर अपना हाथ खड़ा करके कहना चाहिए था कि वी टेक अकाउंटेबिलिटी। और जब तक दिल्ली बीजेपी में, दिल्ली बीजेपी, जब तक ये चीज़ नहीं होगी दिल्ली बीजेपी में, हम 25 साल से बाहर हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगले 10-15 साल और बाहर रहना पड़े, अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को लाना पड़ेगा, जो सामने से लड़ सकें, पार्टी को अपने से ऊपर रखें, दिल्ली को अपने से ऊपर रखें, पद को अपने से ऊपर ना रखें। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं और बहुत साफ गोई के साथ कह रहे हैं। और ये जो राउंड है, ये तस्वीरों वाला राउंड है। इसमें हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और पहले राउंड की तस्वीरें आती हैं। पहली तस्वीर आ रही है सामने है टीवी। जी जी जी, पहली राउंड की जो तस्वीर आ रही है, आइए देखते हैं कौन सी है। राहुल गांधी, क्या कहना चाहते हैं आप इनके बारे में? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मेरे को किसी भी व्यक्ति के बारे में पर्सनली बोलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लड़ाई अपनी ज़मीन पर रह के लड़िए, देश से बाहर जाके नहीं। क्योंकि मेरे को यही चीज़ सिखाई गई थी जी। जब हम पहले, मुझे याद है, मैं अपने पहले टूर पे, इंडिया ए के टूर पे गया था इंग्लैंड, और उस टाइम मैं 17 या 18 साल का था, 17 साल का होऊंगा शायद। और ये चीज़ बोली गई थी जब मैं फ़्लाइट ले रहा था, शायद वो मेरी पहली या दूसरी फ़्लाइट थी, पहली बार मैं यूके गया था जी। कि कोई भी आपसे बाहर कोई सवाल पूछे तो हमेशा अपने देश के बारे में अच्छा ही बोलना। अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना है तो वापस आके करना। पॉइंट जी। और ये मैं जब मैं 17 साल का था, आज मैं 41 साल का हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा। आप तो 17 साल में वो समझ गए थे, नहीं, तो 50 से ऊपर हो चुके। देखिए, मैं इसलिए नहीं, वो मेरा अलग प्रोफेशन था, मैं उस टाइम पे क्रिकेटर था, ये नेता है। नेताओं को तो पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो आप देश के बाहर अपने देश की परसेप्शन बनाते हैं, क्योंकि वो लोग ना तो आपको पॉलिटिकल कोई गेन देंगे जी, ना आपको वो इलेक्ट्रॉल कोई गेन देंगे, ना आपको वोट से कोई फ़ायदा मिलेगा। लड़ाई लड़िए, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ज़मीन पे आके अपने देश में लड़िए। बिल्कुल।
अगली तस्वीर आ रही है, मैं चाहता हूं एक एक लाइन में जवाब दें। अगली तस्वीर किसकी आ रही है, आइए देख लेते हैं। आप बहुत पसंद करते हैं इनको, अरविंद केजरीवाल। मेगालोमेनियक। ये कहना चाहते हैं आप इनके? इसका मतलब भी समझा देता हूँ। जी जी जी, एक लाइन में। एक लाइन तो बड़ा मुश्किल है। मेगालोमेनियक का मतलब होता है जो अपने से ऊपर किसी और को नहीं देख सकते। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। गौतम गंभीर और विराट कोहली। ये शायद वही तस्वीर है जिसमें आपने अपना मैन ऑफ द मैच शायद दे दिया था। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट व्हाट ही इज डन फॉर इंडिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। शॉन वॉटसन एंड गंभीर, टॉप ऑलराउंडर। टॉप ऑलराउंडर। चलिए अब अगला राउंड है ना, वो गुगली राउंड है। आपकी राय में कोहली और गांगुली में से ज्यादा एग्रेसिव कैप्टन कौन था? मैं ना ज़्यादा कोहली के अंडर खेला, ना ही मैं गांगुली के अंडर खेला, तो बड़ा मुश्किल है ये सवाल का जवाब देना। आप में से उनके बारे में पूछिए कि मैं सबसे अग्रेसिव कप्तान किसके अंडर खेला था, मैं उसका जवाब शायद। किसके अंडर? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। विपक्ष के लिए बेहतर पीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है, राहुल या केजरीवाल? देखिए ये तो ऑपोजिशन ही इसका जवाब दे पाएगा। पहली बात तो ये है कि उनको पहले डिक्लेयर करना बड़ा जरूरी है। डिक्लेयर कर पाएंगे आपको क्या लगता है? मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अगला सवाल है, सिसोदिया और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन में से ज्यादा कट्टर ईमानदार कौन है? गुगली राउंड है, इसका नाम ही गुगली राउंड है। देखिए इसका जवाब तो मुझे तिहाड़ में जाना पड़ेगा तभी दे पाऊंगा। और आपका कोई विचार नहीं है। अगला राउंड जो है वो है गर्ल्स वर्सेस गंभीर, और कुछ लड़कियां हैं वो सवाल पूछना चाहती हैं। क्या सवाल है, आप क्या पूछ सकती हैं एक एक करके? सर मेरा क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है? 3 ऑप्शंस है मेरे पास। हाँ जी, तो पहली है दीपिका पादुकोण, एंड दूसरी है अनुष्का शर्मा, और तीसरी है परिणीति चोपड़ा। तो कौन सी फेवरेट है आपकी? अब बताइए। मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी नहीं, मेरे को एक्चुअली आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ बहुत अच्छी लगी थी। आलिया भट्ट, आपने तो कोई चौथा नाम ही दे दिया। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज देखी नहीं। इन तीनों में से परिणीति, दीपिका और अनुष्का में से कोई? अगर मेरे को अभी याद आए तो परिणीति चोपड़ा, बिकॉज केसरी में उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। जी, एक और सवाल है। जी जी जी, पूछिए सवाल क्या है? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी वाइफ नताशा मैम आपसे नाराज़ हो जाती हैं तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं? मैं कैसे मनाता हूँ? मैं एक्चुअली मनाता नहीं हूँ, वो अपने आप ठीक हो जाती है। मेरे को मनाने की आदत ही नहीं है ऑनेस्टली, और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती नहीं है। तो बहुत दैट्स वाई मैंने जब बोला अमीश जी को कि मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके की मेरी फैमिली है, क्योंकि अगर मेरे को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता नहीं है, टच वुड अभी तक तो यही, आगे कुछ नहीं पता कि 11 साल हो गए हैं, तो हम श्योर अभी तक इतना कोई ज़्यादा मनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। कभी गाना वाना भी नहीं गाया उनके लिए? ना गाया, ना नाचा जी, ना मनाया। ना मनाया। चलिए एक और सवाल। सर आपकी शादी में सबसे पहले किसने किसको प्रपोज किया था? अब बताइए। बड़े आप तो मुझे कहते थे कि यार ये ज़्यादा बड़ी बाउंसर्स हैं जो मैं अभी आईपीएल में खेल के आया हूँ। उससे बड़ी है, बताइए। नताशा ने प्रपोज किया था। आप इनकी वाइफ ने प्रपोज किया था। चलिए आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे। अब यहाँ पर कई लोग हैं जो कुछ ख्वाहिश भी रखते हैं। भाई क्या है आपकी ख्वाहिश? सर हमारी ख्वाहिश है कि हम बचपन से ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आपको देख रहे हैं, लेकिन मेरा एक तमन्ना है कि सर मैं गेंद फेंकूं और आप कोई सिक्स या कोई बाउंड्री मारे। बाउंड्री मारे? स्टूडियो में हमारी लाइट तोड़वाएंगे आप? लेकिन मेरी गंभीर साहब आपसे गुजारिश है, बाउंड्री मत मारिएगा, मैं डिफेंस कर दीजिएगा। आइए बैट और बॉल भी आ गया है। तालियां! मैं फील्डर बन जाऊंगा मुझे लगता है। क्या नाम है आपका? अंकित तिवारी। तो अंकित तिवारी, मैं कमेंटेटर बन जाता हूं। करो। तो अंकित तिवारी गौतम गंभीर को बॉल डालने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अंकित तिवारी बॉलिंग टू गौतम गंभीर। व्हाट अ शॉट एंड वेल बॉल्ड। थैंक यू सो मच गंभीर साहब, आप आए। मेरी जगह आप कमेंट्री करना, भी वर्ल्ड कप आने वाला है। ठीक है, चलिए मुझे कोई मौका देगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर हमारे साथ आने के लिए, बात करने के लिए। और तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बॉलिंग डाली। मैन ऑफ द मैच हम पे नहीं दे रहे, लेकिन आज का मैन ऑफ द मैच अगर कोई है तो वो गौतम गंभीर है, क्योंकि उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू सो मच गौतम गंभीर, हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, साफ सीधी बात करने के लिए, सीधा संवाद करने के लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।